नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के चौथे पाठ को करने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं केदारनाथ सिंह जी। इस पाठ में दो कविताएं हैं, एक बनारस और दूसरी दिशा। आज इस वीडियो में हम बनारस कविता के विषय में पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने बनारस शहर के अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया है। बनारस एक प्राचीन आध्यात्मिक पौराणिक नगरी है। यहाँ पर पवित्र गंगा नदी बहती है और गंगा के अनेक घाट हैं, जहाँ पर निरंतर पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण इत्यादि होता रहता है। तो इस कविता को समझ करके हमें यह पता चलेगा कि एक तो इसमें ठेठ बनारसीपन को दर्शाया गया है और दूसरा यहाँ के धार्मिक वातावरण को चित्रित किया गया है कि बनारस शहर में जब बसंत आता है वह अचानक से ही आता है। जैसे आमतौर पर हम पुस्तकों इत्यादि में पढ़ते हैं कि बनारस शहर में मुख्य रूप से धार्मिक कार्य होते हैं, परंतु यहाँ पर कवि ने यह बताया कि धार्मिक कार्य तो होते हैं, उसके साथ साथ यहाँ वातावरण भी एक विचित्र तरह का है, क्योंकि जब यहाँ बसंत आता है तो बड़ी धूल भरी आंधियां चलती हैं और लोगों की जीभ तक किरकिरी हो जाती है। और यहाँ कुछ प्रसिद्ध मोहल्ले हैं, जैसे लहरतारा, मडुआडीह, जिनका जिक्र यहाँ कवि ने किया है। और गंगा के जो घाट हैं उनमें दशाश्वमेध घाट बहुत ही प्रसिद्ध है। उस घाट पर शाम के समय आरती का जो वातावरण होता है वह कितना भव्य होता है, इस बात को कवि ने दर्शाया है कि आरती के आलोक में, आलोक यानी प्रकाश, आरती के प्रकाश में यहाँ पूजा पाठ करते हुए लोग, मंत्र उच्चारण करते हुए लोग, फूल बहाते हुए लोग, शव बहाते हुए लोग हमें नजर आते हैं। यहाँ बनारस में लोग प्रत्येक कार्य बहुत धीरे धीरे करते हैं। यहाँ आम जिंदगी की तरह बहुत हड़बड़ी नहीं है, लोग भागम भाग में नहीं है, हर काम धीरे धीरे होता है। और यही धीरे धीरे होने वाली जो इसकी विशेषता है, इसी ने इस बनारस शहर को एक सामूहिक लय में बांध रखा है। यहाँ प्राचीनता मुख्य रूप से, सुदृढ़ रूप से इस शहर को थामे हुए है, किंतु आधुनिकता का भी समावेश हो रहा है। मगर यह आधुनिकता प्राचीनता पर हावी नहीं हो पाई, क्योंकि एक टांग यदि आध्यात्मिकता की है तो दूसरी टांग आधुनिकता की है। आधुनिकता ने आध्यात्मिकता के ऊपर अपना रंग नहीं चढ़ाया, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बेखबर हैं। इस बात को कवि विशेष रूप से इस कविता में दर्शा रहा है कि बनारस शहर अपनी ही रौ में चलता है। यहाँ लोगों की आस्था विश्वास इतने सुदृढ़ हैं, इतने गहरे हैं कि उन्हें किसी बाहरी खंभों की जरूरत नहीं। हालांकि अट्टालिकाएं, इमारतें, नई नई तकनीकी यहाँ भी प्रवेश पा रही है, परंतु आध्यात्मिकता और आधुनिकता दोनों एक दूसरे के रंग से अछूते हैं। इसी बात को दर्शाना मुख्य रूप से कवि का यहाँ पर प्रतिपाद्य उद्देश्य रहा है। तो आइए समझते हैं। बनारस कविता का पहला पद्यांश है। इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है, लहरतारा या मडुआडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। तो सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले हम बताएंगे संदर्भ। कविता है बनारस और कवि केदारनाथ सिंह। दूसरे स्थान पर आएगा प्रसंग, बनारस शहर की संस्कृति व अनोखेपन का चित्रण इसमें किया गया है। अब तीसरे स्थान पर आई व्याख्या। तो इस शहर में बसंत अचानक आता है। यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि बनारस शहर में बसंत का आगमन अचानक सहसा ही हो जाता है, और जब आता है तो मैंने देखा है, लहरतारा या मडुआडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर। बवंडर का अर्थ है आंधी। तो ये लहरतारा और मडुआडीह दोनों बनारस शहर के प्रसिद्ध मोहल्लों के नाम हैं, इसलिए क्या कहा जाएगा,
बसंत आगमन पर यहाँ के प्रसिद्ध मोहल्लों लहरतारा या मडुआडीह की ओर से धूल की आंधी उठती है और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। इस बनारस शहर को महान और पुराना कहा गया। क्यों? क्योंकि यह शहर वाकई बहुत प्राचीन है। पहले भले ही इसका नाम काशी या वाराणसी था, अब बनारस है, तो ये बहुत प्राचीन है और महानता से युक्त है। तो महानता से भरपूर इस प्राचीन शहर के लोगों की जीभ किरकिरी हो जाती है। अर्थात बनारस शहर में बसंत के आगमन पर जो परिदृश्य है, वहाँ का वातावरण है, वह बिल्कुल बदल जाता है। बनारस शहर में बसंत के आने का पता हमें फूलों के खिलने या नई कोपलों के फूटने से नहीं चलता, बल्कि धूल के अंधड़ चलने से पता चलता है। अब हम इसके विशेष यानी शिल्प सौंदर्य पर नजर डालते हैं। पहला है कवि केदारनाथ सिंह, कविता बनारस, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रगतिवादी, रस शांत रस, छंद मुक्त छंद, अलंकार बैठे बंदरों और महान पुराने में अनुप्रास अलंकार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण ओज गुण है, शब्द चयन तत्सम शब्दावली है। तो बच्चों, ये सारे के सारे जितने हमने विशेष के बिंदु बताए, ये हर पद्यांश के लिए सामान्य रहेंगे, कॉमन रहेंगे, इसीलिए मैं बार बार इन्हें अब नहीं बोलूंगी। प्रत्येक में यही चलने हैं। केवल ये 7वें वाला जो अलंकार वाला है, इसमें आप उदाहरण बदल देंगे कि यह अलंकार कौन सी जगह पर आ रहा है। प्रत्येक पद्यांश के अनुरूप ये उदाहरण अवश्य बदल जाएंगे, बाकी सारे के सारे बिंदु समान रहने हैं, इसीलिए हम इन्हें अब बार बार नहीं बोलेंगे। अब प्रत्येक पद्यांश में इन्हीं को ही लिख सकते हैं। अगले पद्यांश पर, जो है वह सुख भुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां। यहाँ क्या कहा गया कि जो चीजें यहाँ पहले से ही अस्तित्व में हैं, उनमें सुखभुगाहट उत्पन्न हो जाती है, और जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है उनमें अंकुरण सा होने लगता है। यहाँ पचकियां से अर्थ है अंकुरण होना, यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि जो चीजें अभी तक अज्ञात थीं वे भी हमें दृष्टिगोचर होने लगती हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा अंकुरण होने लगता है, वे भी कुछ कुछ नजर आने लगती हैं, तो दृष्टिगोचर होने लगती हैं। आदमी अश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। यहाँ अश्वमेध जो है ये गंगा के घाट का नाम है। जब मनुष्य इस घाट पर जाते हैं तो वो ये पाते हैं कि घाट के आखिरी पत्थर पहले की अपेक्षा कुछ अधिक मुलायम हो गए हैं। क्यों मुलायम हो गए हैं? क्योंकि तीर्थ यात्रियों की चहल पहल बढ़ जाती है और गंगा के पानी का निरंतर स्पर्श होता रहता है, तो बार बार स्पर्श होने से पत्थर की कठोरता भी घट जाती है और वह पहले से अधिक मुलायम हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रतीकार्थ है, और वह प्रतीकार्थ क्या है कि जैसे पत्थर मुलायम हो जाता है, ऐसे लोगों के हृदय की कठोरता भी घट जाती है और हृदय भी अधिक विनम्र हो जाते हैं, मुलायम हो जाती हैं। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। यहाँ बंदरों के आंखों में एक विचित्र सी नमी नजर आई, अर्थात वहां भय नहीं है। तो क्या कहा कि सीढ़ियों पर बैठने वाले बंदरों की आंखों में भी भय की अपेक्षा अनोखी सी नमी नजर आती है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। यानी भिखारियों की आंखों में भी एक अजीब सी विचित्र सी चमक आ जाती है, क्योंकि उनके पूरी तरह से खाली, निचाट का अभिप्राय है पूरी तरह से खाली भीख के कटोरे अब यात्रियों के द्वारा दी जाने वाली दक्षिणा से भरने लगते हैं। अच्छा, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। तो यहाँ कवि पहली ही पंक्ति में प्रश्न करता है कि क्या तुमने कभी खाली कटोरों में बसंत को उतरते हुए देखा है? अर्थात
बसंत के मौसम में जो तीज त्योहार बढ़ जाते हैं, तीर्थ यात्रियों की आने की संख्या बढ़ जाती है, उससे भिखारियों के कटोरों में जो भीख के सिक्के भरते हैं, उससे उन्हें बसंत के वास्तविक आगमन का एहसास होता है। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है। शहर कौन सा? बनारस। यहाँ बनारस शहर के बारे में क्या कहा कि यह शहर इतना विचित्र है कि इसी प्रकार से तीर्थ यात्रियों से यह भरता रहता है, खाली होता रहता है, क्योंकि जो तीर्थ यात्री आते हैं वे अपने पूजा पाठ के कार्य निपटा करके फिर वापस भी जाते रहते हैं। तो लोगों के आने से ये शहर भरता भी रहता है और उनके जाने से ये खाली भी होता रहता है। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे। या रोज रोज में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है कि ये नित्य क्रम है, प्रतिदिन का काम है कि अनंत माने जिसका कोई अंत ना हो, असंख्य नित्य प्रति या असंख्य शवों को कंधों पर लादकर लोग लेकर जाते हैं अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। कहाँ लेकर जाते हैं? गंगा नदी में बहाने के लिए लेकर जाते हैं, क्योंकि जो चमकती हुई गंगा नदी है वह भव सागर की अंधेरी गलियों से निकालकर मोक्ष की ओर ले जाने वाली है। अतः शव कंधों पर सवार होकर अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ विशेष तो हम बता ही चुके हैं कि सारे वही के वही रहेंगे, केवल ये रोज रोज में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। अगला पद्यांश है, इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। तो इस बनारस शहर में सभी काम बहुत ही धीमी गति से होते हैं। जैसे कि क्या क्या धीमी गति से? धूल धीरे धीरे उड़ती है, लोग धीरे धीरे चलते हैं, घंटे धीरे धीरे बजते हैं और शाम भी धीरे धीरे होती है। तो हम व्याख्या में क्या कहेंगे? इस बनारस शहर में सभी काम बहुत ही धीमी गति से होते हैं। जैसे धूल धीरे धीरे उड़ती है, लोग धीमी गति से चलते हैं, घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं, किंतु यह धीमी गति क्या करती है? यह धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। यानी ये हर काम को धीरे धीरे करना लोगों को सामूहिकता में बांधता है, और इसी सामूहिकता की वजह से क्या होता है? दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इसी सामूहिकता ने ही पूरे शहर को मजबूती से बांध रखा है, और इस तरह की कुछ गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है कुछ भी। और इसी मजबूती का ये परिणाम है कि इस शहर में जो कुछ भी है वो बरसों से वैसा का वैसा है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ और वह अपने स्थान पर स्थिर है। जो चीजें जहाँ थी वहीं पर रखी हैं, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से। तो प्राचीन काल से ही गंगा जहाँ पर बह रही थी वह अभी भी वहीं बह रही है, और जो नाव जिस स्थान पर बंधी हुई थी वह आज भी वहीं दिखाई देती है। यहाँ तक कि तुलसीदास की खड़ाऊ मतलब पैरों में पहनी जाने वाली चप्पल, तुलसीदास की खड़ाऊ भी जिस स्थान पर सैकड़ों वर्षों से थी आज भी वहीं पर ही सुसज्जित है। तो इस प्रकार क्या बताया गया कि इस धार्मिक नगरी बनारस में लोग इतने अधिक अध्यात्म से जुड़े हुए हैं कि वो बरसों से यहाँ की संस्कृति, धार्मिक आस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं में कोई परिवर्तन नहीं होने दे रहे। वे अपनी विरासत को बहुत ही मजबूती से संभाले हुए हैं। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहता है? सही सांझ का अभिप्राय होता है शाम के शुरुआत में, जब शाम होने लगे उस समय। तो कभी शाम होते ही इस शहर में बिना किसी सूचना के यानी अचानक से प्रवेश कर जाओ। यदि कभी शाम होते इस शहर में अचानक से प्रवेश कर जाओ तो इस शहर को
आरती के आलोक में देखो। आरती के आलोक से मतलब आरती के प्रकाश में देखना, क्योंकि शाम के समय इस शहर में गंगा घाट पर आरती हो रही होती है और उसे सहसा हम देखें, अचानक से हम जाकर देखें तो हमें क्या पता चलेगा, इस शहर की बनावट बहुत ही अद्भुत है, अनोखी है, विचित्र है। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो यह आधा है और आधा नहीं है। यहाँ बार बार आधा शब्द की आवृत्ति हुई है, जो कि विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए है कि यदि हम अचानक से आरती के प्रकाश में जाकर के इस शहर को देखेंगे तो इसकी बनावट हमें बहुत ही अनोखी नजर आएगी, क्योंकि उस समय ऐसा लगेगा जैसे ये आधा शहर जल में मग्न है, जल में खड़ा होकर के पूजा कर रहा है और आधा मंत्र उच्चारण में व्यस्त है, आधा फूल बहाने में लगा है, आधा शवों को विसर्जित करने में लगा है, आधा नींद में मग्न है, आधा शंख बजा रहा है। और यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो ये आधा होते हुए भी आधा नहीं है। अर्थात क्यों नहीं है? क्योंकि विभिन्न मानवीय गतिविधियां एक ही समय में यहाँ चलती रहती हैं, जो बनारस शहर को अनोखापन प्रदान करती हैं और यहाँ जो लोगों के हृदय में आस्था, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, विरक्ति, परंपरा है, इन सबके मिले जुले रूप से बनारस शहर मिथकीय रूप में आ गया है, एक मिथक के रूप में आ गया है। यह एक विचित्र शहर है जो प्रतीत ऐसा होता है जैसे किसी एक क्रियाकलाप में आधा शहर मग्न है, जबकि वास्तव में आधा कहीं भी नहीं है। ये आधा होते हुए भी अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी क्रिया में मग्न रहते हैं। ध्यांश की ओर चलते हैं। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। यहाँ क्या कहा गया कि जो है वह खड़ा है, यानी जो कुछ प्रत्यक्ष है, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वह तो है ही। और क्या दिखाई दे रहा है? यही आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, ये हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं। और ये सब बिना किसी खंबे के, बिना किसी पिल्लर के, बिना किसी स्तंभ के, बिना किसी सहारे के ही खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि यहाँ लोगों के हृदय में आध्यात्मिकता की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उन्हें किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। और जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ, पानी के स्तंभ, धुएं और खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। और जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, जो पहले से ही यहाँ पर हमारे सामने अस्तित्व में नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहा, वह है आधुनिकता। लेकिन उस आधुनिकता को थामने वाले कौन है? राख, रोशनी, आग, जल, धुएं, खुशबू और व्यक्तियों के ऊपर उठे हुए हाथों के खंभे, हाथों के सहारे। क्यों? क्योंकि जो आधुनिक तकनीक है उसके प्रयोग से यहाँ पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, इमारतें इत्यादि तो बनाई गई और इनसे यह प्राचीन शहर आधुनिकता से युक्त भी हो रहा है। बच्चों, अब है इस लंबी कविता का अंतिम पद्यांश। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। अलक्षित का अभिप्राय होता है ना दिखने वाला, और अर्घ्य से अभिप्राय जो सूरज को हम जल चढ़ाते हैं। शताब्दी, तो यह बनारस शहर सैकड़ों वर्षों से इसी प्रकार गंगा के जल में किसी ना दिखने वाले सूर्य को अर्घ्य देता हुआ खड़ा है। और ये सूर्य कौन सा है? ना दिखने वाला सूर्य है लोगों के हृदय में विद्यमान आस्था, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, परंपरा का सूर्य, और जिसने इस शहर को बहुत ही मजबूती से बांधा हुआ है। अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, यानी आध्यात्मिकता की इसकी यह टांग अत्यधिक मजबूत है जिस पर यह शहर खड़ा है। तो पहली टांग हुई आध्यात्मिकता की, और
अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। जैसा कि पिछले पद्यांश में हमने पढ़ा कि यहाँ पर आधुनिकता का भी समावेश होता जा रहा है, परंतु ये अपनी दूसरी आधुनिकता की टांग से एकदम बेखबर है, अर्थात इस पर आधुनिकता का अधिक प्रभाव नहीं पड़ पाया। यहाँ आधुनिकता ने आध्यात्मिकता को अधिक प्रभाव नहीं डाला और यह अपने आध्यात्मिक गुणों के साथ, विशेषताओं के साथ आज भी वैसा का वैसा ही विद्यमान है। तो इस प्रकार यहाँ मिथक बन चुके पुरातन बनारस शहर के रहस्य को खोला गया है। अब हम चलते हैं बनारस कविता के अभ्यास हेतु प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और इसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें पहले पद्यांश में ही मिल गया था। बनारस शहर में बसंत का आगमन अचानक से होता है और जब यहाँ बसंत आता है तो पूरे शहर में धूल हो जाती है, लोगों की जीभ किरकिरी हो जाती है, भिखारियों के कटोरों का खालीपन भरने लगता है, उनकी आंखों में चमक आ जाती है, बंदरों की आंखों में भी हमें नमी दिखाई देती है। अगला प्रश्न, खाली कटोरों में बसंत का उतरना से क्या आशय है? खाली कटोरों में बसंत का उतरना से आशय है कि बनारस में बसंत के आने पर तीर्थ यात्रियों का आगमन बढ़ जाता है, चहल पहल अधिक हो जाती है, जिससे कि भिखारियों के खाली कटोरे भी तीर्थ यात्रियों के दिए हुए दान दक्षिणा से भरने लगते हैं, जिससे उनकी आंखों में चमक आ जाती है। उन्हें लगता है कि बसंत उनके खाली कटोरों में उतर आया। अगला प्रश्न, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है? पहले हम बात करते हैं पूर्णता की। बनारस की पूर्णता से अभिप्राय है, यहाँ बसंत के आने पर अनेक तीर्थ यात्री आते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, शवों को बहाते हैं, फूलों को बहाते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, शंखनाद करते हैं। इस प्रकार निरंतर यहाँ चहल पहल बढ़ी रहती है और यह शहर पूरी तरह से भरता रहता है। और रिक्तता से अभिप्राय है कि अपने अपने कार्य पूर्ण करके लोग वापस अपने अपने घरों को लौटते हैं और बहुत से लोग जो कंधों पर शव को लेकर के गंगा में बहाने के लिए आते हैं, वे भी शवों को बहाकर इस शहर को थोड़ा खाली करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार यह बनारस शहर पूर्ण भी होता है और रिक्त भी। अगला प्रश्न, बनारस में धीरे धीरे क्या क्या होता है और धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है, बनारस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, लोग धीरे धीरे चलते हैं, घंटे धीरे धीरे बजते हैं, शाम धीरे धीरे होती है और यह सारा कुछ धीरे धीरे होना इस पूरे शहर को मजबूती से बांधे रखता है, जिससे कि इस शहर में जो चीज जहाँ है, जैसी है, वह वैसी की वैसी रहती है और अधिक परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता। अगला प्रश्न, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है? इसका उत्तर लगभग वही है जो पिछले प्रश्न में आ गया। धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में यहाँ के लोग, घंटे, संध्या यानी शाम, ये सब बंधे हैं और इसी सामूहिक लय की वजह से यहाँ सब कुछ जैसा था वैसा का वैसा ही है, कुछ भी अपने स्थान से हिलता नहीं, गिरता नहीं, जैसे कि गंगा भी वही है, नाव भी वही है, यहाँ तक कि तुलसीदास की खड़ाऊ भी वहीं की वहीं है। अगला प्रश्न, सही सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि सही सांझ में बनारस में घुसने पर बनारस शहर अलौकिक नजर आता है, अद्भुत नजर आता है, क्योंकि यहाँ गंगा के घाट पर आरती हो रही होती है और उस आरती के प्रकाश में ऐसा लगता है जैसे यहाँ आधे लोग जल में हैं, आधे मंत्र में हैं, आधे फूल में, आधे शव बहाने में, आधे नींद में, आधे शंख बजाने में। तो इस प्रकार यहाँ पूरा का पूरा वातावरण ही विचित्र नजर आता है। अगला प्रश्न,
बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई हैं उनका व्यंजनार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि बनारस शहर में मानवीय क्रियाएं मुख्य रूप से दो स्थलों पर अभिलक्षित हुई हैं, दिखाई दी हैं। एक तो पहले ही पद्यांश में जब ये कहा गया कि इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है, यहाँ बनारस शहर का मानवीकरण किया गया कि जिसका अर्थ है बनारस शहर में धूल भरी आंधियां चलने से चारों ओर धूल ही धूल हो जाती है, लोगों की जीभ किरकिराने लगती है और यहाँ सब कुछ धूल से अट जाता है। और दूसरी मानवीय क्रिया वहाँ लास्ट पद्यांश में नजर आई जब ये कहा गया कि इसी प्रकार अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। इसका व्यंजनार्थ है कि एक टांग आध्यात्मिकता की है और दूसरी टांग आधुनिकता की है। इन दो टांगों पर यह शहर खड़ा है, परंतु ये दोनों टांगे एक दूसरे से बिल्कुल अछूती हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। बनारस शहर में ना तो आधुनिकता का आना रुका और ना ही इसकी आध्यात्मिकता पौराणिकता प्रभावित हुई, नष्ट हुई। अगला प्रश्न, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यह धीरे धीरे होना समूचे शहर को, शिल्प सौंदर्य अर्थात विशेष वाले बिंदु। तो बच्चों ये तो हम पहले ही जान चुके हैं, तीनों के ही विशेष वाले बिंदु आप बता सकते हैं कि इसमें एक तो भाषा सरल सहज सुबोध है, भाषा खड़ी बोली है, धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और यहाँ बनारस शहर की विशेषताओं को व्यक्त किया गया है। बनारस शहर की आध्यात्मिकता व आधुनिकता का समावेश समाहार यहाँ दिखाया गया है। अगले वाले में बता सकते हैं अगर ध्यान से देखो और आधा नहीं है, यह भी वही वाले ही सारे के सारे बिंदु यहाँ उनकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। और तीसरे वाला अपनी एक टांग पर और दूसरी टांग से बेखबर वाला, ये जो हमने अभी 7वें प्रश्न के उत्तर में बताया वही वाला ही आना है कि एक टांग इसकी आध्यात्मिकता की है और दूसरी टांग आधुनिकता की है। ये दोनों टांगे एक दूसरे से बेखबर है क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे पर विशेष प्रभाव नहीं डाला है, दोनों ही अपने अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको बनारस कविता की व्याख्या व प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। यदि आपकी फिर भी कोई समस्या है या आप इसके विषय में कुछ और अधिक जानना चाहते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर कीजिए और नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।